बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान एक इकोनॉमिक चैलेंज से गुजर रहा था, आज भी गुजर रहा है। और इस सारी सूरत हाल में सिचुएशन ये थी पाकिस्तान की कि ये नहीं पता चल रहा था कि आईएमएफ के साथ डील होगी या नहीं होगी, क्योंकि डू मोर पॉलिसी आईएमएफ की तरफ से बहुत ज़्यादा थी। दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं इसहाक डार साहब, एक उनकी भी सिचुएशन फिक्स में थी विद रिस्पेक्ट टू द आईएमएफ, क्योंकि जो आईएमएफ कह रहा था वो हम लोग मानने को तैयार थे, और जो हुकूमत वक्त पाकिस्तान की कह रही थी उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आईएमएफ बात करने को तैयार नहीं था। सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता कहीं डिफॉल्ट की सूरत हाल में ना चला जाए। इस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंटरवीन किया। एक दफा नहीं, 12 मरतबा उन्होंने प्रेसिडेंट आईएमएफ के साथ बात की, और जो कुछ उनके कंसर्न्स थे विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, जो चीजें वो बताते थे, जिस लेवल पे वो टैक्सेशन चाह रहे थे या बाकी जिस किस्म की वो रिफॉर्म्स चाह रहे थे, उनके ऊपर कंप्लायंस कराई। और उसके बाद $3 बिलियन का एग्रीमेंट हुआ है, स्टैंड बाय जो अरेंजमेंट हुआ है आईएमएफ के साथ। सो पाकिस्तान के ऊपर से ये खतरा अपेरेंटली टल गया है। इसके साथ साथ इस्लामी तरक्याती बैंक और वर्ल्ड बैंक, ये भी अब पाकिस्तान की तरफ उनका रुख होगा और लोन्स की बातचीत शुरू होगी। सवाल आज ये है कि आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हो गया, अपेरेंटली बहुत सारी मुल्क में खुशी मनाई जा रही है, क्या इससे जो हमारी इन्फ्लेशन है क्या वो अटेंड होगी, क्या बेरोजगारी कम होगी, क्या लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्या लोगों की जिंदगी गुजारने की जो इस्तात है वो बेहतर होगी, कि जितना रुपी डी वैल्यू हो चुका हुआ है क्या वो वापस रिवर्ट बैक होगा। और इस सारी सूरत हाल में 6 महीने और 9 महीने बाद किस तरह पाकिस्तान इन चीज़ों को फर्दर आगे लेकर चलेगा। प्रोग्राम के पहले इससे इस पे बात करते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे उनके वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर फरूख सलीम और डॉक्टर इकरामुल हक साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, क्या वजह थी इसहाक डार साहब से ये जो एक सिचुएशन थी ये एक फिक्स में चली गई, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इंटरवीन करना पड़ा, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, बहुत ज्यादा मरतबा। क्या कोई इकोनॉमिक विजन का फर्क आपको लगता है हमारी हुकूमत, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की और आईएमएफ की, या वाकई ही जिस तरह बताया जाता है कि जी आईएमएफ हमें डू मोर इतना ज्यादा कह रहा था कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी? जी शुक्रिया। पहले तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो प्रोग्राम चल रहा था 39 मंथ्स का, जो 2019 में साइन किया पाकिस्तान में, वो तो 30 जून को एक्सपायर हुआ, और उसमें चूंकि $2.4 बिलियन की अभी पाकिस्तान को जो थी वो रकम मिलना थी। अब चूंकि वो नहीं मिल रही थी तो डार साहब ने ये रास्ता अख्तियार किया कि कम से कम हम एक शॉर्ट टर्म अगर प्लान ले लें उनसे और वो प्रोग्राम एक्सपायर हो जाए तो वो जो 2.4 है वो किसी तरीके से हमें हासिल हो जाए। अब उसके लिए वज़ीर आज़म मोहतरम ने जो एफर्ट्स की हैं उसमें सिर्फ ये था कि जो बजट के अंदर टैक्सेशन के 415 बिलियन की और टैक्स लगाने की बात थी, एफपीआर का जो टारगेट फिक्स किया गया था उससे तो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं थे आईएमएफ वाले। और जो एक्सपेंडिचर साइड तो हमें पता ही है कि चूंकि इस कदर ज़्यादा हमारा इस वक्त डेट सर्विसिंग है कि हम वैसे तो माइनस से शुरू कर रहे हैं, मगर प्राइमरी सरप्लस फिर भी दिखाने की जो बात थी वो उन्होंने कहा कि आप अपने बजट में इसकी जो है वो दोबारा से कास्ट कीजिए। तो ये काम जल्दी से 29 जून से पहले अगर हम मुकम्मल कर लेते तो फिर उम्मीद थी कि हमें एक शॉर्ट टर्म स्टैंड बाई अरेंजमेंट मिल जाता। और 21 जून को जो बजट पास हुआ और 7 फाइनेंस एक्ट में ये सारी चीज़ें हमने मान ली। सो डार साहब ने एंड के ऊपर ये तस्लीम किया कि वो उनकी कोई भी इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई चीज़ कर सकें, और अगर पाकिस्तान ने आगे जाकर एक और बड़ा प्रोग्राम लेना है, ये तो जाहिर है कि 9 महीने का प्रोग्राम है और अभी निगरान हुकूमत आ जाएगी तो कम अज़ कम उसको ये मुसीबत नहीं करनी पड़ेगी कि उनको साइन करना पड़ता। तो ये एक अच्छी मूव हुई कि हमें एक
बहुत थोड़े अरसे के लिए सही, मगर कुछ जो है वो सांस लेने की जगह मिली है। मगर अब जो प्रोग्राम होगा इससे बड़ा आएगा सामने, वो बहुत सख्त मराहल लेकर आएगा और वो नई हुकूमत ही साइन करेगी जो भी इलेक्ट होकर आएगी। ठीक। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, एक तो सर पहले मुझे जरूर इसका कीजिएगा कि इतना जो डिले हुआ है, ये जो हमें बताया जाता है कि जी हमें बहुत ज्यादा डू मोर का कहा जा रहा था, और उसके बाद जो कुछ इस वक्त आईएमएफ ने इनिशियली हमें कहा है हमने वो एक्सेप्ट कर लिया और उसी तरह मन उसकी इंप्लीमेंटेशन कर दी है। सर पहले इस पर मुझे अपना कॉमेंट दीजिएगा। जी मंसूर साहब, बड़ा वाज़ेह है कि हमने 100 जूते और 100 प्याज वाली जो बात है, नवंबर से ये मुज़ाकरात शुरू और शराइत वही हैं जो 2019 में लिखी गई थी। अगर हम नवंबर में ये काम कर लेते तो मेरा तखमीना ये है कि नवंबर और जून और जुलाई के दरमियान जो हमें नुकसान हुआ है, माशी नुकसान हुआ है, कम से कम 8 से 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। उसमें आप रेमिटेंसेस गिन लें, उसमें आप जो हमारा ड्रॉप हुआ है एक्सपोर्ट्स में वो शामिल कर लें, मिला हमें कुछ भी नहीं। आखिर में वही काम किया जो हमें नवंबर में करना चाहिए था। देखिए हकायक ऐसे हैं कि 9th रिव्यू जो है, जो ओरिजिनल आईएमएफ का प्रोग्राम था, वो हम पूरा करने में नाकामयाब रहे, फेल हुए। 9th रिव्यू में हम फेल हो गए, ये हकीकत है। और 23वां प्रोग्राम है, आप सोचिए कि 23वें प्रोग्राम में से 23 प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम सिर्फ ऐसा है जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया है, मुकम्मल किया है। दूसरी हकीकत यह है कि डिफॉल्ट टल गया, इसमें कोई शक की बात नहीं। कम से कम 9 महीने के लिए डिफॉल्ट का जो खतरा है वो टल गया। तीसरी हकीकत आप समझ लीजिए कि लाइन मिल गई है। डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया कि सांस लेने का, जिसको वो ब्रीदिंग स्पेस कहते हैं, ये ब्रीदिंग स्पेस हमें एक्स्ट्रा मिली है और कुछ नहीं मिला। तो 3 अरब डॉलर का इजाफी कर्जा है, यहाँ पे कोई बर्फी का डब्बा हमें नहीं मिला। तो दो बातें, एक तो ये कि ये 100 प्याज वाली बात, और फिर ये बर्फी का डब्बा नहीं है, ये इजाफी कर्जा है। ये बीमारी का इलाज नहीं है, ये बीमारी की अलामात को दिखाने की एक कोशिश है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर इकराम साहब, जिस तरह अभी डॉक्टर फरूख सलीम कह रहे हैं, और बड़ा ही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि एक साइड की स्टोरी फर्क है, लेकिन जब आप दोनों साइड्स की स्टोरीज देखते हैं तो आपको बिल्कुल एक पिक्चर सामने यहां हो जाती है। सूरत हाल में हम डिफॉल्ट से बच गए, दिस इज द वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान, लेकिन हमने मजीद कर्जा ले लिया, और हम लोगों ने पहले कर्जा लिया हुआ है वो उतारने के लिए हम लोग कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं। सर इसका इंपैक्ट अगर मैं बात करूं तो आम आदमी के ऊपर ऑब्वियसली टैक्सेशन तो अब मजीद और ज्यादा हो गई है। कोई बेहतरी, कोई रिलीफ आपको नजर आता है अगले 6 महीने 9 महीने में कहीं पर कोई नजर आएगी आम आदमी के लिए? मेरा ख्याल है कि जिस तरह की टैक्सेशन की गई है, दरमियाने तबके के जो सैलरी इनकम के ऊपर भी टैक्स बढ़ाया है, और जो सैलरी वाले लोग नहीं है वो तो खैर रिटर्न फाइल से किस तरीके से करते हैं हमें पता ही है। तो एक लिहाज से जो भी मराहत उन्होंने दी थी अपने हुकूमती जो ओहदेदार थे, वो तो दोनों तरीकों से वापस हो जाएंगी। पेट्रोलियम लेवी 5 रुपए तो बढ़ेगा आने वाले दिनों में, और फिर आप देखेंगे कि ये जो टैक्स की शरह बढ़ी, जी हाँ, टैक्स की शरह जो है वो जैसे ही उनका 1 जुलाई से टैक्स कटेगा तो फिर उनके हाथ तो कुछ नहीं आएगा। इन्फ्लेशन तो इससे नीचे बिल्कुल नहीं आने लगी, मेरा ख्याल है इसका कॉस्ट पुश जो है वो इम्पैक्ट जरूर होगा ऐसे टैक्सेस का, क्योंकि बिल आखिर तो हुकूमत के पास इनडायरेक्ट टैक्सेस के अलावा कोई चारा कार नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तो लेने की सलाहियत उनमें नहीं है। अगरचे IBR ये कह रहा है कि जी हमने रिकॉर्ड इसमें जो है वो तरक्की किया, मगर वो तो सारे का सारा विद होल्डिंग टैक्सेस से आ जाता है। खुद तो उनकी एफर्ट वही 3-4% से ज्यादा नहीं है। इस साल तो बहुत ज्यादा एडवांस भी लिया है लोगों से, तो आने वाले 2-3 महीनों में तो उनकी कलेक्शन पे भी इसका बुरा असर पड़ेगा। बिजली उसी तरह ही महंगी रहेगी, क्योंकि जाहिर है कि आप किसी तरीके से भी अपनी जो वहाँ पे चोरी है, जो लैंड लॉसेस है, वो तो आप किसी तरह पे कम नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले दिनों में ये हर किस तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि आवाम की मुश्किलात में किसी किस्म की भी कोई बेहतरी होने के मुकाबले, बल्कि कुछ बढ़े हींगी। और ये अगर 12
अगस्त को जैसे कि आइन के मुताबिक इस हुकूमत को ख़त्म होना है और फिर एक निगरान हुकूमत 60 दिन के लिए आनी है। अगर उसमें फिर अनसर्टिनिटी का एलिमेंट हुआ तो फिर इसका मैसेज बहुत बुरा जाएगा, क्योंकि गैर यकीनी की सूरत हाल जो थोड़ी सी ख़त्म हुई है, अब इसको अगर हम काबू करें तो बेहतर है, क्योंकि और गैर यकीनी की सूरत अगर एक और दौर आया तो फिर इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका लगेगा और निगरान हुकूमत तो कोई बड़े फैसले भी नहीं कर पाएगी। तो इस हुकूमत को चाहिए कि एक अच्छे नोट के ऊपर अपनी ये तहलील करने के बाद फौरी इलेक्शन मोड में जाए और निगरान हुकूमत भी तो चले महीने के अंदर अगर भी इलेक्शन करा दे तो बहुत अच्छी बात होगी और उससे फिर नई हुकूमत को आगे एक नया प्रोग्राम लेने में आसानी होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर फरूक सलीम, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट इस सारी सूरत हाल में सर, 22 अरब डॉलर के हमने जो बैरूनी कर्जे हैं वो अगले माली साल के अंदर देने हैं, नंबर 1। हमने देखा लेवी के ऊपर 10 रुपए और का अप्रूवल आ गया है फ्रॉम द पार्लियामेंट, वो भी अब बढ़ेगा। डीजल हमने प्राइस देखी बढ़ी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें पर यूनिट दोबारा अभी ये बातचीत हो रही है और मेरे ख्याल में कुछ पता नहीं कुछ घंटों में या कुछ दिनों में दोबारा इसको इंक्रीज कर दिया जाए। सर इस सारे के बाद बोझ दोबारा एक आम आदमी पे है, टैक्स सैलरीड लोग दे रहे हैं और उससे मजीद टैक्सेशन उन्हीं लोगों उसी ब्रैकेट के ऊपर डाली जा रही है। सर ये तरीकेकार क्या सस्टेनेबल है? अगर आप एक टैक्स जो लोग देते हैं या जो एक कम्युनिटी टैक्स दे रही है आप उसको मजीद फर्दर टैक्स के अंदर मजीद डाल दे जी। ये बिजली का जिक्र किया, तकरीबन 8.25 रुपए फी यूनिट वहां पे इजाफा जो है वो होने जा रहा है। पेट्रोलियम लेवी कोई 55 रुपए फी लीटर पे जा रहा है। शरह सूद आपने देखा 22% पे है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किसी किस्म का कोई कारोबार, कोई बिजनेस करना जो है वो मुनाफा बख्श नहीं हो सकता। अगर कोई बिजनेस जाता है उधार लेने के लिए बैंक से तो वो 22+3 या 22+4 पे उसको मिलेगा, यानी कि 25, 26, 27% पे बैंक से अगर उधार लेंगे तो फिर आप क्या कारोबार करेंगे? तो कारोबार सुकड़ेगा, जिसका मतलब है कि जो रोजगारी है वो मजीद बढ़ेगी, बिजली का रेट बढ़ेगा, पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, इसका मतलब है कि इजाफी महंगाई भी समझ लीजिए, कीमतों में इजाफा आएगा। 3 चीजें करनी होंगी। एक, स्टेट बैंक को जो है वो मुदाखलत बंद करनी होगी। उन्होंने कहा कि हम इंपोर्ट के ऊपर जो ब्यूरोक्रेट बैठ जाता है और वो फैसला करता है कि किसके लिए एलसी खुलेगी और किसके लिए नहीं खुलेगी, वो मामला खत्म करना होगा। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जो खसारा है वो प्राइमरी सरप्लस करना होगा, वो बंद करना होगा। और जो नॉन टारगेटेड सब्सिडीज है बिजली के ऊपर, गैस के ऊपर, वो खत्म करनी होगी। ये तीनों चीजें बंद करनी होगी। ठीक, नतीजा ये होगा कि $3 बिलियन आप 9 महीने में IMF की गिन लें, अगर हमने ये सारे काम किए। और मेरा तखमीना ये है कि बाकी जो मल्टीलैटरल्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, कुछ जिनको हम फ्रेंडली कंट्रीज कहते हैं, ये शायद अगले कुछ माह में 3-3.5 अरब डॉलर जो है ये वहां से आ जाए। जो हमारी अदायगियां हैं इसे दिसंबर तक की, वो टोटल अदायगियां तो कोई 10 अरब डॉलर की हैं, जिसमें से कहा यह जा रहा है कि 5 अरब डॉलर की जो है वो रोल ओवर में चली जाएं। तो कम से कम 5 अरब डॉलर तो हमें चाहिए जो हमने अदा करना होगा अगले 6 महीनों से। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर इकरामुल हक साहब, सर रेवेन्यू जनरेशन की अगर हम इस पूरे सिनेरियो के अंदर पैसे लिए जा रहे हैं, आईएमएफ से पैसे कर्ज पे कर्ज लिया जा रहा है, रेवेन्यू जनरेशन की बात हो रही है, अभी जिस सर डॉक्टर फरूक सलीम कह रही है इस वक्त इंटरेस्ट रेट सर 22% पर है, आप लैंडिंग करने जाएंगे 24, बेयर मिनिमम 25-26 के ऊपर लैंडिंग होगी। कौन से बिजनेसेस इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की होंगे जहां से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? बिकॉज कमिंग बैक टू दैट कि अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन है और सैलरीड क्लास की टैक्सेशन है और बाकियों को आप ओवरलुक कर देंगे, या कोई 90% ऑफ द बिजनेसेस दे कैन नॉट फ्लरिश क्योंकि आपका इतना हाई इंटरेस्ट रेट पहुंचा हुआ है, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? जी देखें, जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी आप इन्फ्लेशन को रोकने के लिए करते हैं तो उसका तो कोई पाकिस्तान में असर होता नहीं है। हमने देखा है कि स्टेट बैंक का आप शरह सूद चाहे हुकूमत के डिस्काउंट रेट को आप जहां मर्जी ले जाएं,
उससे महंगाई पे तो पाकिस्तान में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हम चाह रहे हैं कि साथ टैक्सेशन भी जो है उसको भी ज़्यादा करें, और ख़ास तौर पर दरमियाने तबके की सैलरी को, क्योंकि ज़ाहिर इनफॉर्मल की तो पता ही नहीं है कौन देता है, और वो टैक्स नेट में भी नहीं है। तो बार बार जो ब्रॉडनिंग और टैक्स बेस की बात की जाती है कि जी आप उन लोगों को टैक्स नेट पे लेकर आए, उनको तो हुकूमत ने फिर एक दफ़ा यही कहा है कि नॉन फाइलर्स का हम थोड़ा सा टैक्स रेट बढ़ा देते हैं, और वो बढ़ाया भी है, लेकिन वहाँ जहाँ बढ़ाया है वहाँ तो और नुकसान होगा। यानी कि 1 जुलाई से अगर कोई बैंक से कैश निकलवाता है, नॉन फाइलर है, तो उसको अगर 50,000 से ज्यादा निकलवाना है तो 0.6% वहां लगा दिया है। अब जाहिर है ये तजर्बा पहले भी हुआ था और बहुत नाकाम हुआ, क्योंकि लोगों ने फिर कैश में ट्रांजैक्शंस करना शुरू कर दी और बैंक के डिपॉजिट्स भी कम हुए। तो एक तरफ डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, दूसरी तरफ बिल्कुल उसके उलट काम करते हैं। तो ये देखिएगा आप आने वाले दिनों में कि यहाँ से भी हुकूमत को नुकसान होगा। इम्पोर्ट्स जाहिर है कि अभी फारूक सलीम साहब ने सही फरमाया कि जब बिजनेस नहीं आदमी कर सकता इस इंटरेस्ट रेट पर, तो इम्पोर्ट्स वो इतनी ज़्यादा तो नहीं करेगा जहाँ से हुकूमत पाकिस्तान को 70% के करीब तो रेवेन्यू वहाँ से इकट्ठा होता है। वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अलावा डायरेक्ट टैक्सेस भी एट सोर्स लिए जाते हैं। तो टैक्सेशन का तो पूरा निज़ाम जो है उसमें किसी किस्म की कोई इस्लाहात का उनका ना प्रोग्राम है, ना ट्रेडर्स को टैक्स लगाने की कोई बात है, और ना ही सूबों से ये कहने की इन्होंने जरूरत महसूस की है कि जी कम अज़ कम आप अपने रिसोर्सेज तो बेहतर करें। एग्रीकल्चर को वो टैक्स नहीं करते हैं, उस सर्विसेज को वो प्रॉपरली टैक्स नहीं करते हैं। तो इस लिहाज से ये जो फिजिकल डेफिसिट 7 ट्रिलियन का रखा है, इससे बहुत ज़्यादा होगा। और फिर ये भी नोट करने की बात है कि इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर हुकूमत खुद भी तो सबसे बड़ी बारोर है। अब वो जो इतना इंटरेस्ट रेट का फर्क आएगा, तो ये बजट में तो आप 7303 रख देते हैं कि जितने बिलियन होगा, मगर हर दफा यही होता है कि रेवेन्यू जो रखते हैं टारगेट्स के मुताबिक होते नहीं, और एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, और फिर जाकर जब एडजस्टमेंट हम देखते हैं 2 महीने पहले, तो उसमें यही होता है कि कम से कम वहां भी 2-3 ट्रिलियन का गैप और नजर आता है। तो अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में रहना है तो ये इस्लाहात तो करनी पड़ेंगी। अब ये ज्यादा दिन ये कारोबार तो नहीं चल सकता कि हम दोनों तरफ से ना सिर्फ ये कि अपने अखराजात कम ना करें, बल्कि ये कि रेवेन्यू को भी बढ़ा चढ़ा कर बयान करें, और फिर हम उसके ओरिजिनल टारगेट्स को भी मीट ना कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर फारूक सलीम, अभी जिस तरह डॉक्टर इकरामुल हक कह रहे हैं, और ये पहले एक्सपीरियंस हो चुका था, इस एक्सपीरियंस के बाद हमने देखा कि बैंकिंग से लोग जो ट्रांजैक्शन करते थे वो कैश की तरफ चले गए। ये 0.6 वाला जो अभी इन्होंने डाला है कि जी विड्रॉल के ऊपर ऑन द नॉन फाइलर्स एंड ऑल दैट, एक सिचुएशन ये दोबारा से लेकर आई गई है जो कि एक्सपीरियंस्ड फेलियर थी ये पॉलिसी। इसके साथ साथ एक हमारा इंटर बैंक और ओपन मार्केट की टसल जो है वो आज भी वहीं की वहीं है। हम हुकूमत, आईएमएफ कहता है ओपन पे छोड़ दें, आपका भी इस पे यही व्यू है, 90% ऑफ द इकोनॉमिस्ट से द सेम, लेकिन हुकूमत कहती है कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। सर इस सूरत हाल से फिर कैसे निकला जाएगा? देखिए, आईएमएफ का हिस्सा बनना है या नहीं बनना, ये हमारे यहाँ एक सियासी फैसला होता है, ये माशी बुनियाद पे नहीं होता। माशी तौर पे तो हमें शुरू से मालूम था कि कोई मुतबादिल नहीं है आईएमएफ का। डिफॉल्ट से पहले जाएं आईएमएफ के पास, डिफॉल्ट के बाद जाएं आईएमएफ के पास, आज जाएं कल जाएं, जाना आईएमएफ के पास। अब ये भी बड़ा वाज़ेह हो गया कि वजारत खजाना के पास कतन किसी किस्म का कोई प्लान भी एग्जिस्ट नहीं करता, जाना जो है वो आईएमएफ के पास। लेकिन जो माशी फैसले हमारे यहाँ होते हैं सियासी बुनियादों के ऊपर, उसकी मईशत को, और पाकिस्तान में जो 26 करोड़ पाकिस्तानी रहने वाले हैं उनको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। देखिए, आप पिछली हुकूमत में चले जाएं, अगर आपको याद हो कि फरवरी की 28 तारीख थी सन 2022, जो साबिक वजीर आजम साहब ने टेलीविजन पे आके ऐलान किया था सब्सिडी का, उसके नतीजे में सिर्फ एक महीने में कोई 4 अरब डॉलर का हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी आई थी, नुकसान हुआ। इसी तरह फिर फास्ट फॉरवर्ड पिछले अक्टूबर में जब नए वजीर खजाना साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि वो मजमूई तरीके से रुपए की कीमत को मजबूत रखेंगे। उसका नतीजा क्या हुआ कि जब वो आए थे तो 8-9 बिलियन डॉलर के रिजर्व स्टेट बैंक के पास पड़े थे, और आज हम 3.5 अरब डॉलर पे बैठे। तो ये जब तक माशी फैसले जो हैं सियासी बुनियादों पे किए जाएंगे,
तो अरब हार्ड डॉलर का नुकसान होता चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर इकराम साहब, मुझे जरा ये भी बताइएगा, अब ऑब्वियसली गैर मुल्की सरमायाकारी और इनके ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है और ये बताया भी जा रहा है कि जी वहां से बहुत सारे हम पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस सारी जो गैर मुल्की सरमायाकारी है और उधर से जो हम पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस सारे का इंपैक्ट क्या आप समझ रहे हैं आइंदा आने वाले कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान की मईशत को हो सकता है? थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कीजिएगा जी। जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक वो हिस्सा जो कि हमारी स्टॉक मार्केट में आता था और वहाँ पे कुछ हमें फायदा होता था, वो तो स्टॉक मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल अगर ख़त्म हो जाती है IMF के इस हमें जो एक ट्रांश आ जाएगी मिड जुलाई में, उससे तो कुछ बेहतरी की वहाँ सूरत हाल हो सकती है और कुछ जो इनफ्लोज है वो भी बेहतर हो जाएंगे। मगर जहाँ तक किसी प्रोजेक्ट में बाहर की हुकूमतों का या प्राइवेट लोगों का आने का है, उसके तो कोई इम्कानात आने वाले माह में नजर नहीं आते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ये सोचें कि पाकिस्तान में एक जो है मुस्तहकम सियासी हुकूमत है भी कि नहीं है और हमें अल्टीमेटली किससे डील करना है, क्योंकि बहुत सारा इसका ताल्लुक जो है वो हमारे सियासी अदम इस्तेकाम से है जो अभी जारी है। क्योंकि इलेक्शन के ये हुकूमत चली भी जाए अपना आईनी मुद्दत पूरी करके, तो इलेक्शन तो फिर भी जाहिर है कि कुछ ऐसे हालात और ताकतों की बुनियाद पर होना है जिन्होंने ये बिल्कुल अश्योर करवाना है कि पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल दुरुस्त है और हमारे पास ये गुंजाइश है कि हम इलेक्शन करवा सकें। तो अगर इलेक्शन वक्त पे हो जाए, एक माकूल हुकूमत आ जाए, तो फिर तो ये इम्कानात हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी हो। मगर मुझे नहीं इस वक्त महसूस हो रहा कि जिस तरह की हमारी टैक्स पॉलिसीज हैं, जो इंटरेस्ट रेट है, जो इन्फ्लेशन है, इसमें कोई भी पाकिस्तान में आकर अपने पैसे को डीवैल्यूएट करना चाहिए। क्योंकि जाहिर है कि ये पाक रुपी तो अभी कुछ पता नहीं है कहाँ पे जाकर इसकी फाइनल सेटलमेंट होनी है। तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो तो बहुत से इन फैक्टर्स को ज़हन में रखता है कि वहाँ मेरे पैसे को महफूज होगा नहीं होगा, क्या मैं आज पैसा लगा रहा हूँ तो और अगर डिवैल्यूएशन होती है आगे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ से रिपैट्रिएशन तो जो हमारी मल्टीनेशनल है वो कर नहीं पा रही हैं। बिल्कुल ऐसे तो हालात ऐसे नहीं है कि जिसमें हम कोई बहुत बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तवक्को रख सकें। ठीक हो गया। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, बहुत शुक्रिया दोनों के टाइम देने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, और जिस वक्त ब्रेक से वापस आते हैं तो एक सियासी मंजरनामा जो दुबई के अंदर चल रहा है, क्या हो रहा है दुबई के अंदर। नवाज शरीफ साहब वहाँ पर हैं, आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ पर हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के भी रहनुमा उधर हैं। क्या बन क्या रहा है, इंटरम सेटअप बनेगा, केयर टेकर बनेगा, क्या बनेगा, किस तरह बनेगा, इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, इस सब पे बात करेंगे तज्जियाकारों से। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जहां पर IMF की तरफ से एक रिलीफ अपेरेंटली नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे और जिस तरह हमारे एनालिस्ट बता रहे थे जो इकॉनमी को बहुत इन डेप्थ समझते हैं कि जी आपने मज़ीद कर्जा ही लिया है तो इतनी कोई खुशी की चीज़ नहीं, उसके साथ साथ जो टैक्सेशन है और जो बाकी सारी चीज़ें हैं, एक आज भी पाकिस्तान बड़ी क्रंच की सिचुएशन में है, डिफॉल्ट से बिल्कुल निकल गया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल को डायरेक्टली कनेक्ट किया जा रहा है उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। उसकी रीज़न पंजाब के अंदर एक केयर टेकर सेटअप आया जो बैठ गया और उन्होंने कहा अब हम नहीं जाएंगे, हम लोग इधर ही रहेंगे और हम लोग केयर टेकर थोड़ी हैं, हमें केयर टेकर मत कहें, हम बस अब यहां पर आ गए हैं और हम अब यही रहेंगे। सिमिलरली द सेम थिंग हैपेंड इन खैबर पख्तूनख्वा। वहां पर आके एक इंटरम सेटअप बैठा जिसको 90 दिनों में इलेक्शन कराना था। आइन कहता है, 1973 का आइन कहता है कि आपने 90 दिनों में इलेक्शन कराना है, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन आज ये बताई जाती है कि 90 दिनों में इलेक्शन नहीं भी होंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, हो जाएंगे इलेक्शन। आज वफाक का टेन्योर और कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में खत्म होने जा रहा है और जनरल इलेक्शन की बात हो रही है। जनरल इलेक्शन की जब बात होती है तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दुबई
पाकिस्तान के फैसले भी मेरे ख्याल में पता नहीं कहाँ होने हैं। दुबई के अंदर इस वक्त फैसलों की भरमार चल रही है। अभी आसिफ अली जरदारी साहब भी दुबई गए हुए थे, वापस आ गए हैं, अब दोबारा जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से दुबई आए हुए हैं। और फैसला क्या हो रहा है? फैसला ये हो रहा है कि क्या केयरटेकर सेटअप बनेगा या फिर इंटरम सेटअप बनेगा। इंटरम सेटअप से मतलब ये है कि एक सेटअप आ जाए जो अगला 1-1.5 साल चले और वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करे। सो जो पुराने घाक पॉलिटिशियंस थे, जिनको इकोनॉमी का पता था, जो 70 साल थे पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहे, उनको नहीं पता एक नया सेटअप लाया जाएगा। और केयर टेकर की अगर बात करें तो कुछ ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं जिस तरह पंजाब के अंदर लाए गए, उसी तरह वफाक के अंदर भी ऐसे लोगों के नाम लाए जा रहे हैं जो कि इंटरम सेटअप बनेंगे और जो जनरल इलेक्शन कराएंगे, किस तरह कराएंगे, उनका रिजल्ट क्या होगा, ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में इस पर बात करती हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नसीब वाघा साहब, बड़े वन ऑफ द वेरी वेल रिनाउंड जर्नलिस्ट, बड़ी इन डेप्थ उनको नॉलेज होती है चीज़ों की, PNN से मुंसलिक हैं। मेरे साथ हैं हसन अयूब, वंस अगेन बड़ी इन डेप्थ चीज़ों की नॉलेज होती है, पता होता है कहाँ पर क्या हो रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। हसन अयूब साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। हजूर, दुबई में क्या हो रहा है आजकल? तो लगता है पाकिस्तान का जो फैसला है, पहले कहीं और होते थे, आजकल तो लग रहा है दुबई के अंदर हो रहे हैं। क्या हो रहा है जी दुबई में आजकल? बस कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये बता दूं कि दुबई के अंदर कोई फैसले नहीं हो रहे। हाँ, मुशावरत जरूर जारी है। दुबई में आइंदा का रोड मैप जो है वो ज़ेरे बहस जरूर आया है। आइंदा के आम इंतखाबात पर बातचीत हुई है और इसके साथ साथ जो है आगे मिलकर चलने पर इत्तेफाक हुआ है कि जिस तरह मौजूदा जो है कोalition गवर्नमेंट है, तो आइंदा इंतखाबात के बाद भी इकट्ठे चलने के हवाले से जो है वो ये फैसला किया गया है। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि जो लोगों के नाम चल रहे हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए, या जो निगरान हुकूमतें हैं सिंध के हवाले से या जो बलूचिस्तान की आनी है, ये 3 हुकूमतें आनी है, इस हवाले से यकीनन बातचीत हुई होगी, लेकिन फैसला अभी तक कोई नहीं हुआ। और जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं, आप यकीन करें कि इनमें से कोई नाम भी जो है वो वफाक के लिए कम से कम ज़ेरे गौर नहीं है। यानी मोहसिन बेग साहब का बहुत जिक्र सुन रहे हैं आप, मोहसिन बेग साहब या मियां आमिर महमूद साहब, इनके हवाले से जो मेरी इत्तलात हैं, अभी तक ना इनके हवाले से कोई फैसला हुआ है और ना ही ये नाम ज़ेरे गौर भी आए हैं। तो ये जो है वो क्या सहराइयाँ ज़्यादा हैं, लोगों के पास खबर है कोई नहीं और हर कोई अपने तुक्के चला रहा है जो कि मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं तो आई एम ग्रेटफुल कि आपने इस चीज़ की क्योंकि वाकई मैं तो बल्कि आज इस्लामाबाद आया हूं तो काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई और उनकी ऐसी ही चीज़ों के ऊपर व्यू था। अच्छा नसीब वाघा साहब, 2 चीज़ें हसन अयूब साहब ने बात की जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, रोड मैप की बात की है उन्होंने और दूसरा उन्होंने कहा है मिलकर चलने की। तो इससे मैं क्या मतलब अखज़ करूं, जनरल इलेक्शन में मिलकर चलना क्या होगा? क्या किस तरह आप इसको समझ रहे हैं कि क्या होगा जी? बहुत आसान अल्फाज में, ताकि लोग भी समझ जाएं और मुझे ये कहने दीजिए ये बात, इसको कहते हैं बंदर बांट। हाउ वी हैव टू डिवाइड, हमने ये सारा कुछ डिवाइड कैसे करना है। इससे बड़ी दुख की क्या बात हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के ये बंदर बांट भी नहीं हो रही। इसके लिए भी दुबई जाना पड़ा, लंदन वाले सऊदी अरब आए, सऊदी अरब वाले आके फिर दुबई बैठे, पाकिस्तान वाले पहले तो ये देखें, जिस मुल्क के अंदर लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं और पूरी कौम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है, ज़रा उन एक्सपेंडिचर्स का भी अंदाज़ा लगा लें कि ये जो बैठक हो रही है दुबई में, इस पे कितने बड़े अखराजात हो रहे हैं और ये पैसा कहाँ से आ रहा है। क्या ये पाकिस्तान का पैसा है या बाहर से कोई फॉरेन से कमाया हुआ कोई रेमिटेंस है जो दुबई में ये खर्च कर रही हैं सारी पार्टियां? मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, चाहे वो PTI क्यों ना हो। जो पार्टी काजी साहब पाकिस्तान में बैठ के ये बंदर बांट और ये फैसले नहीं कर पा रही कि हमने क्या करना है, आप मुझे बताएं। जब आप और मैं एज ए जर्नलिस्ट हमें कुछ नहीं पता और हमें एक दूसरे से पूछना पड़ रहा है, आप इस्लामाबाद लोगों की बातें सुन रहे हैं, तो यानी हमारी आवाम तो बिल्कुल बहरी, अंधे, गूंगे कर दिए हैं ना। उनका तो कोई इसमें हिस्सा ही नहीं है ना कि हम क्या करने जा रहे हैं, किसने कितना हिस्सा लेना है। एक आवाज आ रही है जी,
आने वाले वक्त में मियां नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में एक बार बिलावल भुट्टो वजीर आजम जरूर बन जाए। भाई यही फड्डे हैं वहां पे। पंजाब की वजारत आला का मसला बना हुआ है कि जी वो किसने बनना है। भाई कोई बंदा अवाम का भी तो रोड मैप बताए ना। ये जो अभी कल नए टैक्सेस लगे हैं, अभी आपके पहले चंक में जो बातें हो रही थी, वो 0.06 वाला जो आपने बैंक जो इन्होंने नया टैक्स लगाया है बैंकों से कैश लेने पर, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पूरी आवाम बुरी तरह इफेक्ट होगी। और ये पहले तजर्बा बुरी तरह नाकाम हो गया। लोगों ने बैंकों में पैसे रखने बंद कर दिए, हो चुका हुआ है। एक सर्कल रुक गया पैसे का। काजी साहब, हमारी बदबख्ती ये है कि हमें पाकिस्तान में बैठ के ये सारी बातें करनी चाहिए थी। पाकिस्तान में कोई जगह ही नहीं है बैठ के बात करने वाली। भाई वो कौन सी खुफिया बातें हैं जो आप दुबई में जाकर कर, आपको ये डर है कि हमारे टेलीफोन टेप ना हो जाए। यही है ना कि दुबई में बैठे हुए आपकी कोई ऑडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई इदारा नहीं है, कोई खौफ नहीं है। भाई पाकिस्तान के अंदर फिर आपको क्या खौफ है? पहले ये तो बताएं कि वाय दुबई पहले लंदन में बैठ के होती थी, अब दुबई में। ओ भाई इस गरीब आवाम को भी तो पूछें ठीक है कि ये लोग कहां जाएं। हसन साहब, दो चीजें ठीक हो गया। वागा साहब पॉइंट आ गया। हसन साहब, दो चीजें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है जो अभी वागा साहब भी कह रहे हैं। डिसाइड क्या होना है? सवाल ये है कि डिसाइड क्या होना है। बिलावल ने प्राइम मिनिस्टर बनना है, नवाज शरीफ साहब ने बनना है, किसने बनना है, सीएम शिप किसको देनी है, कितनी सीटें बननी है? क्या जेन्युइनली यही चीजें डिसाइड हो रही हैं वहां पर? जी बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जो वागा साहब बातें कर रहे थे, मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं करता, और ना ये ऐसी कोई हकीकत से दूर दूर तक नहीं। वो लूडो खेल रहे हैं हसन साहब, मेरा ख्याल है वहां पे गपशप लगा रहे हैं, जूस शूस पी रहे हैं। आपने बात की, मैंने चलो सर सुनने तो दें। जी थोड़ी पेशेंस रखिए, मेरी बात सुन ले। देखिए मैं किसी की वकालत नहीं करूंगा यहाँ पर। मैं वो बात करूंगा जो कि आपके पास खबर आती है। खबर में बात यह है कि इंतखाबात के बाद मिलकर चलने पर इत्तेफाक हुआ है। एक फॉर्मूला वो जो है वो एक तरतीब दिया जाएगा जिसमें जिसके पास ज्यादा अक्सरियत होगी वही पार्टी जो है हुकूमत फॉर्म करेगी। अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज के पास अक्सरियत आती है और पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत नहीं आती, तो फिर पंजाब की गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नवाज की होगी। इस तरह मरकज में जिसके पास ज्यादा सीटें आ जाती हैं, जिसमें बशमूल बलोचिस्तान है, जनूबी पंजाब है, जिसमें आपका सेंट्रल पंजाब है, सिंध है, केपी है, जहां पर जिसके पास ज्यादा सीटें आएंगी, जिस जमात के पास भी, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों ना हो, तो उसको वहां पर जो है हुकूमत बनाने दिया जाएगा। और जिसके पास मरकज में ज्यादा जिसके पास सीटें होंगी वो बनाए गवर्नमेंट। अब बातें ये डिस्कस हुई हैं। और उसके अलावा बिल्कुल पाकिस्तान के अलावा, क्योंकि अभी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आना है, तो वो पाकिस्तान के अपने आने को एक इवेंट बनाना चाह रहे हैं। इसलिए वो पाकिस्तान आकर उन्होंने किसी से मीटिंग नहीं करनी। वो पहले अपना पॉलिटिकल इवेंट जो है उसको उसके हवाले से सोच रहे हैं। और मेरे ख्याल से इंतखाबात जो हैं वो अगर जल्द अज जल्द भी हुए तो वो आइंदा दिसंबर में होंगे, और अगर वो ताखीर हुई तो फिर मार्च 2024 में इंतखाबात होंगे। तो अभी इंतखाबात में भी वक्त है। जो आप समझ रहे हैं ना कि 2 माह में इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये इंतखाबात 2 माह में नहीं होने, ये 90 रोज में भी इंतखाबात नहीं होने। ये इंतखाबात अगर होने हैं तो ये फिर या दिसंबर एंड में होंगे या ये इंतखाबात मार्च में जाकर होंगे। अगली बात सुने, जहां तक मामला आ गया जी के सीएम पंजाब कौन होगा, तो आप यकीन करें कि पंजाब के हवाले से कोई मामला ज़ेरे बहस नहीं आया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो बात थी, एक प्रिंसिपल डिसीजंस हो रहे हैं। प्रिंसिपल डिसीजंस के बाद आपने इंतखाबात में जाना है। पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन लड़ेगी, मुस्लिम लीग नवाज अपना इलेक्शन लड़ेगी, JUIF अपना इलेक्शन लड़ेगी, ये PDM के जितने कोalition पार्टनर हैं ये अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे। और फिर उसके बाद जो इंतखाबात जीतने के बाद फिर ये कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करना चाह रहे हैं, चाहे इवन किसी पार्टी के पास सिंगल मेजॉरिटी भी आ गई तो ये चीजें जनाब तय हो रही हैं। जो बातें वहां पर ज़ेरे बहस आई, और फिर ऑफ कोर्स जो उनका सियासी हरीफ है, जिसने मुल्क में इंतशार फैलाया, जिसने 9 मई के वाक़े का जो क्रिएटर है, जिसने 9 मई के वाक़े के लिए लोगों की ज़हन साजी की, बिल्कुल वो शख्स भी ज़ेरे बहस था। और उसके हवाले से भी उन्होंने अपने असूली फैसले कर लिए हैं। और वो फैसले जो है वो यही हैं कि कानून की गिरफ्त में जब आए तो हमने किसी सूरत भी इनके लिए कोई नरम गोशा नहीं। बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक पे आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और यही चीज़ें जो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका आइन कहता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं करते, जिस तरह अभी हसन अयूब साहब भी फरमा रहे हैं कि इलेक्शन फिर भी दिसंबर में या फिर अगले साल मार्च के अंदर होने हैं,
तो ठीक है, अगर यही हमारे इस मुल्क की किस्मत है तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चीजें सेटल्ड होनी बहुत जरूरी है इन पॉलिटिकल लीडरशिप्स के दरमियान, क्योंकि इनका मुल्क है, इन्होंने चलाना है और इनको पता है पाकिस्तान कैसे चलेगा। एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नसीब वागा साहब, आपने बात सुनी जो हसन साहब फरमा रहे हैं, और इलेक्शन सर दिसंबर में हो सकते हैं, अगले साल मार्च में हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह अभी मैं ब्रेक पे जाने से पहले कह रहा था, एक लाइन बिल्कुल अब इस दफा फिक्स करनी है जिसको मैंडेट की रिस्पेक्ट की जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हो। वो अलहदा बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल हो चुकी हुई है, लेकिन मैंडेट का इस दफा एहसास भी किया जाएगा और उसकी इज्जत भी की जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की भी इज्जत की जाएगी। आप जो आपका व्यू पॉइंट है उससे हसन साहब एग्री नहीं कर रहे। देखें, पहली बात तो यह है कि हसन साहब इस चीज़ को भी सोचें कि दुबई में वो क्या कर रहे हैं। मैंने जब उनको इंटरसेप्ट किया था तो मैं ये कह रहा था कि क्या वो वहाँ कोई लूडो थोड़ी खेल रहे हैं भाई, यही सारे फैसले वहाँ हो रहे हैं। और जिस बंदे का हसन साहब जिक्र कर रहे थे 9 मई के हवाले से, सबसे ज़्यादा वो बंदा वहाँ डिस्कस हुआ है कि उससे कैसे बचना है। आप मुझे ये बताइए काजी साहब कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI अलहदा अपने इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या ये कहेंगे कि जी पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी है लेकिन वोट हमें दें? नून लीग कहेगी पीपल्स पार्टी कहेंगे जी नून लीग कमाल के लोग हैं, एक दूसरे के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, मेरा ख्याल है फिर कंपेन भी ना करें, तो आराम से JUI बस सीटें डिवाइड करें, अपने अपने हलके लें, वहाँ से जीतें। भाई हर पार्टी कोशिश करेगी कि मेरी मेजॉरिटी हो, वजीर आजम मेरा हो, चीफ मिनिस्टर मेरा हो। भाई यही पर्पज़ है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ का, किस लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। और अगर ये बात नहीं है तो मुझे आप ये बताइए तो फिर इलेक्शन क्या होगा, फिर इंतखाबात क्या होंगे, फिर कौन किसके मुखालिफ होगा, फिर अपोजिशन कौन होगी, फिर गवर्नमेंट कौन होगी। ये कितनी कंफ्यूज्ड बातें हैं। मैं हसन अयूब साहब से ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि गोल मोल बात करने की बजाय हम बिल्कुल क्लियर बात करें कि वो कर क्या रहे हैं वहां पे। यही डिसीजन हो रहा है कि हमारी क्या पोजीशन होगी, हमें कितनी सीटों से इलेक्शन लड़ना चाहिए, PTI की क्या पोजीशन है, वोट बैंक हमारा क्या है, PTI का क्या है, और आने वाला वक्त जो है वो इंतखाबात में हमें कितनी सीटें हमें मिल सकती हैं, हमने कहाँ कहाँ सीट एडजस्टमेंट करनी है नहीं करनी, वजीर आज़म किसने बनना है। आप देख लीजिएगा ये फैसले दुबई से होके आएंगे। ये बात दुरुस्त है कि मेजॉरिटी तो अभी नहीं पता चल सकती कि किसकी होगी, और डेफिनेटली मेजॉरिटी पार्टी का ही वजीर आज़म या चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन जब गिव एंड टेक होता है, जब बंदर बांट होती है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं काजी साहब वो पहले डिसाइड कर ली जाती हैं। ये बैठक, ये सारा कुछ एंड इलेक्शन से पहले महज इसलिए हो रहा है कि हम ये चीज़ें फाइनल कर लें। कल को हमारे दरमियान जो लड़ाइयाँ होनी है इलेक्शन के बाद, वो तो डेफिनेटली उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। ये तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। आप देखिएगा कि क्या क्या आपके सामने चीज़ें नजर आती हैं, ये आपको वक्त बताएगा पॉइंट आ गया क्या होने जा रहा है। हसन साहब ठीक हो गया, ठीक। हसन साहब दो चीजें हैं, जरा मुझे इस पे आपने अब खबर देनी है अंदर की। एक तो मुझे बताएं कि नून के अंदर की जो सियासत है, पंजाब की अगर हम बात करें तो मरियम का भी नाम आता है, साथ हमजा का भी आता है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए शहबाज शरीफ का भी आता है, नवाज शरीफ साहब का भी आता है। पीपल्स पार्टी की पूरी ख्वाहिश है कि इस दफा बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने। इस सारी सूरत हाल से इकट्ठे इन लोगों का वे आउट किस तरह निकलेगा? देखिए जी, बात ये है कि ये तो वही बात है जब नई असम्बलियां वजूद में आएंगी, चाहे वो सूबाई असम्बलियां हों, चाहे वो जो है वो कौमी असम्बली है, उसके बाद इन चीज़ों ने डिसाइड होना है। आप यकीन करें कि ये जो बातें कर रहे हैं ये सिर्फ क्या सराइयों पर जो है मबनी बातें हैं। वागा साहब जो बात कर रहे हैं ये बातें ज़ेर बहस नहीं आई, बिल्कुल 9 मई के वाक़यात ज़रूर ज़ेर बहस आए हैं। उसके बाद एक आदमी, जिस शख्स ने जो इन वाक़यात का डिज़ाइनर है, क्रिएटर है, वो ज़ेर बहस जरूर आया है। उसकी नाहली पर बात हुई है, उसके खिलाफ मुकदमात ज़ेर बहस आए हैं, ये यकीनन ये बातें हुई हैं। लेकिन ये बात नहीं हुई कि हसन साहब वो जगह ये नहीं है ये बात बहस करने वाली। जी सर, ये बात लेकिन नहीं है, एक सेकंड वागा साहब एक सेकंड ठहर जाएं। वागा साहब एक सेकंड। हसन साहब, आप मुझे कह रहे हैं कि 9 मई को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली की बात
दुबई में जरदारी साहब और नवाज शरीफ कैसी साहब अजीब कर बात रहे है, हैं, वो ये करेंगे। कैसे मुमकिन होगा? जी, जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं, जो कि तोशाखाना केस है, अलकादर ट्रस्ट केस है, ये वो केसेस हैं जो नविश्ता दीवार हैं, उन पर नाअहली उनकी लिखी भी है। तोशाखाना केस में जो चेयरमैन पीटीआई हैं, इनकी 3 साल की कन्विक्शन होनी है और इनको 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है। तो ये वो डिसाइड करेंगे। ये डिसाइड इस तरह होगा क्योंकि वो जो कमाल है। पोजीशन है वो डिसाइड नहीं करेंगे। आप बात सुने, उनकी नाअहली के बाद इंतखाबात होने हैं। अच्छा, उन्होंने नाअहली पहले ही बना ली है। उनकी नाअहली के बाद इंतखाबात होंगे। हाँ, उनकी नाअहली के बाद इंतखाबात होंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है, मुझे ना, अच्छा मुझे बिल्कुल ठीक है हसन साहब, आई एम सॉरी, मेरे पास ये टाइम खत्म हो गया है, बट वेरी इंटरेस्टिंग हसन साहब। आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप मेरे नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर आए। आई वुड रियली वांट टू हैव दिस कन्वर्सेशन विद यू। हसन अय्यूब साहब बहुत शुक्रिया, नसीब बागा साहब बहुत शुक्रिया, आप दोनों का। जी मेरे पास टाइम खत्म हो गया जी, मेरे पास जी मेरे पास बिल्कुल जी टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि वहां पर फैसला ये हो रहा है कि जब ये नाअहल हो जाएंगे उसके बाद इलेक्शन होगा, और उसके बाद इलेक्शन में कौन वजीर आजम बनेगा, कौन वजीर आला बनेगा, ये आपके मुल्क, मेरे मुल्क पाकिस्तान की किस्मत है। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।